हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे साथ। मैं हूं अर्पण शुक्ला। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कंप्लीट स्ट्रक्चर को देख लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी, मतलब कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आप लोगों को जब सिस्टम बताया था तो आपको बताया था कि पूरा का पूरा सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यानी हम लोगों के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल 5 स्टेप्स हैं फिजियोलॉजी के अंदर। कौन कौन से? सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन और एसिमिलेशन के बाद इजेशन, एसिमिलेशन के बाद इजेशन। ये टोटल 5 स्टेप होते हैं हम लोगों के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी के। इन्हीं स्टेप्स को हम लोगों को आज पढ़ना है। पूरा का पूरा फंक्शन हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इजेशन की बात करें तो इजेशन का मतलब क्या है? इजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इजेशन का मतलब क्या है? इजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में फूड को इनटेक करना, इस प्रोसेस को ही कहते हैं इंजेशन। इंजेशन क्या है? इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में फूड को इनटेक करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन कहते हैं। यानी आप अपने ओरल कैविटी और माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करोगे, यानी कि फूड आपका कहां पहुंच जाएगा? आपकी ओरल कैविटी में पहुंच जाएगा। ओरल कैविटी में पहुंचने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? उसको अपने दांतों की हेल्प से चबाते हैं, टीथ की हेल्प से उसमें सलाइवा को मिक्स करते हैं। सलाइवा कहां से आता है? तो सलाइवा आता है हम लोगों के सैलिवरी ग्लैंड से। यानी कि अब क्या होगा? अब अगली जो प्रोसेस चलेगी वो चलेगी डाइजेशन की। और डाइजेशन सबसे पहले कहां पे चलेगी? तो सबसे पहले चलेगी ओरल कैविटी के अंदर। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अब डाइजेशन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट प्रोसेस है पूरी की पूरी फिजियोलॉजी के पूरे फंक्शन का। तो डाइजेशन कहां कहां पढ़ेंगे? अब जितने भी एलिमेंट्री कैनाल में जहां जहां पे भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है वहां वहां पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप डाइजेशन का सबसे सिंपल टर्म समझ लीजिए। डाइजेशन का मतलब क्या है? हम लोगों ने खाना खाया है रोटी के फॉर्म में, चावल के फॉर्म में, दाल के फॉर्म में, ठीक है, एग, मान लीजिए आप मीट खा रहे हैं या एग खा रहे हैं, तो उसके फॉर्म में हम लोग फूड को इंटेक करते हैं। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। उन न्यूट्रिएंट्स में है क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही सारी चीजें प्रेजेंट हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस में इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को इनके सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट एक लार्ज मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पूरी तरीके से डाइजेस्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, यानी अपने सबसे सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा। प्रोटीन है, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन को जब पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में। फैट है तो फैट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को इनके सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। यानी डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू देयर सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। तो इसमें क्या करेंगे? लार्ज मॉलिक्यूल्स को, इसमें हम लोग लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे उनके सिंपल फॉर्म्स में, उनके सिंपल फॉर्म्स में। यही प्रोसेस होती है डाइजेशन की। अब होगा कहां पे? तो फूड हम लोगों का पहुंच चुका है ओरल कैविटी में, तो ओरल कैविटी में डाइजेशन होगा। सबसे पहले हम लोग कहां पे पढ़ेंगे डाइजेशन? डाइजेशन सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेशन इन ओरल कैविटी, डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में डाइजेशन हो। ओरल कैविटी में जब हम लोग फूड में
टीथ और टंग की हेल्प से सलाइवा को मिक्स करते हैं तो उस फूड को कहते हैं बोलस। अब वहां पे जो फूड हो चुका होता है कन्वर्ट, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बोलस, उसको बोला जाता है बोलस। ओरल कैविटी में आके मिलता क्या है, तो ओरल कैविटी में आकर के मिलता है सलाइवा। ओरल कैविटी में क्या मिलता है, सलाइवा। सलाइवा कहां से बनता था, तो सलाइवा बनता था सैलिवरी ग्लैंड से। सलाइवा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वाटर। सलाइवा में और क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है म्यूकस। सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो कि हम लोगों का एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये क्या है, तो ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, अगर वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के साथ आया है तो ये लाइसोजाइम उसको किल कर देगा। यानी ये नेचुरल एंटीबायोटिक है जो कि हम लोगों के सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो एंजाइम यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसका नाम है टाइलिन, या इसका एक और नाम है सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज जो कि क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अब ये सब डाइजेस्ट करके किन्हीं मॉलिक्यूल्स में इनको कन्वर्ट करते हैं। अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इतना आप लोगों की सिलेबस में नहीं है। इस चीज को हम लोग 11th की बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। 10th क्लास में आप इतना समझिए कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा में एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन, या इसको कहते हैं सेलेवरी एमाइलेज। आप लोगों को याद हो तो मैंने जब न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को पढ़ाया था तो वहां बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट इज द फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस एंड फैट इज द लार्जेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, और प्रोटीन को बताया था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग सब्सटेंस है। तो कार्बोहाइड्रेट फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि इसका डाइजेशन हम लोगों के ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। बाकी फैट और प्रोटीन जाके स्टमक से डाइजेस्ट होना शुरू करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी से ही होने लगता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट इज द फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, इसीलिए इससे हमको सबसे जल्दी एनर्जी मिलती है। इसीलिए आप धूप से आने के बाद में ग्लूकॉन डी, रसना और ग्लूकोज और शरबत और गन्ने का जूस, ये सारी चीजें पीते हैं, इनके कंपैरिजन में कि आप खा लें कोई अंडा, या आप दूध पी लें, ठीक है, या आप दाल खा लें। तो इनको छोड़ करके हम लोग ऐसी चीजों को खाते हैं जो मीठी होती है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इनसे हमको जल्दी एनर्जी मिल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट इज द फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। ओरल कैविटी में डाइजेशन हो जाता है, बोलस बन गया फूड हम लोगों का। अब वो हम लोग उसको निगलेंगे, ठीक है, सॉलोइंग करेंगे। तो ये बोलस अब ईसोफेगस के थ्रू आकर के पहुंचेगा कहां पे, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर पहुंचेगा। स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमक में क्या प्रेजेंट है, तो स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर, डाइजेशन इन स्टोमक। डाइजेशन इन स्टोमक, स्टोमक में डाइजेशन। तो स्टोमक में क्या होगा, स्टोमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस, और साथ ही साथ प्रेजेंट होता है HCl, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गैस्ट्रिक जूस का। म्यूकस प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, HCl। HCl के अपने अलग अलग काम, HCl के 4 मेन काम हैं, आप लोग याद रख लीजिए। HCl 4 कामों को करता है। किन 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 को, क्या क्या काम है HCl के, तो HCl प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड। प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा फॉरेन ऑर्गेनिज्म में कोई पैथोजन है जो लाइसोजाइम से भी बच कर गया और वो फूड के साथ साथ हम लोगों के स्टमक तक पहुंच गया, तो HCl उसको वहां पे खत्म कर देगा, HCl वहां पे उसको किल कर देगा। उसके बाद अगला क्या फंक्शन है इसका,
प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्टिवेट्स एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है, एक्टिवेट्स एंजाइम। एंड फोर्थ काम है इसका डिसॉल्व हार्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हार्ड कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के हार्ड कंपोनेंट को ये डिसॉल्व करता है। तो इस तरीके से HCl के ये 4 मेन फंक्शन होते हैं। क्या क्या? प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड, भोजन को सड़ने से बचाता है, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, प्रिवेंट्स एक्टिवेट्स एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यहाँ पे जो होते हैं उनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके, और डिसॉल्व हार्ड कंपोनेंट ऑफ फूड, और फूड के हार्ड कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है। यहाँ पे हम लोगों का फूड लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर फूड लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। यहाँ पे HCl आ जाता है। मैंने बताया था आपको कि हम लोगों के स्टमक पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन HCl से हमारे स्टमक को बचाती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन HCl से हमारे स्टमक को बचाती है। क्या होता है कि अगर ठीक तरीके से हम लोग भोजन ना कर रहे हो, खाना ना खा रहे हो, इनडाइजेशन की दिक्कत हो रही हो या किसी और भी तरीके की दिक्कत हो रही हो, तो होता यह है कि HCl इस म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, हमारे स्टमक के अंदर घाव बन जाते हैं। या अगर ये एसिड किसी भी वजह से हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंच जाए तो ये वहां पे घाव कर देता है। ये सब अल्सरेशन कॉज करते हैं। अल्सरेशन का मतलब यह है कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में घाव हो जाएगा, और इसका चेकअप भी बहुत खतरनाक तरीके से होता है। लगभग एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में ये डिटेक्ट नहीं होते। इसको टेस्ट करने के लिए फिर एंडोस्कोपी करवानी पड़ती है या फिर एनालिस्कोपी करवानी पड़ती है। तो इसका टेस्ट भी बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, ठीक तरीके से सही टाइम पे खाना खाना, ये सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खैर, तो यहाँ पे फूड सबसे लंबे समय तक रहने वाला है, 4 से 5 घंटे तक रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया HCl का काम। और अगर यहाँ पे हम लोग एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में यहाँ पे प्रोटीन और फैट, इन दोनों को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, और फैट को डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। पेप्सिन और रेनिन और फैट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका क्या नाम है? लाइपेज। ठीक है, इतने एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता। अब आपको इस यहाँ पे इस मतलब अब तक जितना आपको बताया इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? ओरल कैविटी से शुरू होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? स्टमक से शुरू होता है। फैट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? स्टमक से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला ओरल कैविटी में एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला स्टमक में एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन और रेनिन। फैट को डाइजेस्ट करने वाला स्टमक में एंजाइम कौन सा है? तो वो कौन सा है? लाइपेज। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक खास बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, वो ये है कि जो रेनिन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये रेनिन किसको डाइजेस्ट करता है? ये रेनिन जो है ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और मिल्क प्रोटीन जिसको ये डाइजेस्ट करता है उसका नाम है केसीन। उसका क्या नाम है? केसीन। केसीन इज द मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय रेनिन एंजाइम, जो कि कहां पे पाया जाता है? हम लोगों के स्टमक में पाया जाता है। तो प्रोटीन, जो मिल्क की प्रोटीन है केसीन प्रोटीन, उसको कौन डाइजेस्ट करता है? रेनिन डाइजेस्ट करता है। आप लोग देखते होंगे गांव में जो बछड़े होते हैं वो जब शुरू शुरू में उनका जन्म हुआ होता है तो फिर वो माँ का दूध जो कोलेस्ट्रम होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनका पेट खराब हो जाता है। तो जब हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते हैं उनके चेकअप करने के लिए तो वो लोग इतनी बड़े बड़े टैबलेट्स लेकर के आते हैं, सफेद सफेद रिनेट टेबलेट होते हैं, वो रेनिन के ही एंजाइम के बने हुए होते हैं जो उनमें उस मिल्क को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो वो जो एंजाइम होता है वो भी यही होता है, वो जो टैबलेट होता है वो यही एंजाइम होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डाइजेशन हो गया कहां पे? स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद अब फूड, अच्छा यहाँ पे जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइम में, एक पेस्ट में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उस पेस्ट को हम लोग बोलेंगे काइम। ओरल कैविटी में फूड बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टमक के अंदर फूड काइम के फॉर्म में यानी कि एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइम। अब फूड कहां जाएगा? तो स्टमक के बाद फूड जाएगा
हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में आप लोगों को अगर अरेंजमेंट याद हो तो इस तरीके से था पेनक्रियास, और यहां से ऐसे आया था कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर था, ठीक है, और ये लीवर था हम लोगों का। ऐसा कुछ अरेंजमेंट यहां पे था। तो जब फूड पहुंचता है ड्यूडेनम रीजन में तो होता क्या, देखिए ये मान लीजिए कि ये फूड आया, यहाँ पे फूड पहुंचा, तो फूड के पहुंचने के बाद गॉल ब्लैडर के पास होता है बाइल जूस। गॉल ब्लैडर के पास क्या होता है, बाइल जूस। यहां से ये बाइल जूस निकल करके जाता है इसके थ्रू, और यहां पे आकर के मिलता है पहले फूड के साथ। बाइल जूस आकर के मिलेगा किसके साथ, फूड के साथ। खैर हम लोग अपनी हेडिंग लिखते हैं, हम लोगों की हेडिंग क्या बनेगी यहाँ पे, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। ठीक, कौन कौन आएगा पहले, पहले आएगा बाइल जूस। बाइल जूस आकर के मिलेगा, बाइल जूस, बाइल जूस आकर के सबसे पहले फूड के साथ में मिलेगा। तो बाइल जूस क्या करता है, इसके पास क्या ऐसी खास चीजें पाई जाती हैं बाइल जूस में। सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो फिर इसको पढ़ते क्यों है, तो इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आपको ये टर्म ही याद रखना है, इसमें ये क्या हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आपको अगर समझना है कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने गंदे कपड़ों को भिगोते हो सर्फ में, उसके बाद मैल उसकी कितनी आसानी से छूट जाती है, सेम उसी तरीके से इमल्सिफिकेशन होता है फैट का, ताकि उसका प्रॉपर डाइजेशन आगे हो सके। तो ये प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन। करता कौन है, बाइल जूस। बाइल जूस में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो करती हैं, तो वो चीजें कहलाती हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। बाइल सॉल्ट्स में जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, ऐसे बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स यहाँ पे होते हैं। बाइल सॉल्ट्स के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज पाया जाता है जिसका नाम है बाइल पिगमेंट। बाइल जूस में बाइल पिगमेंट भी पाए जाते हैं और बाइल सॉल्ट भी पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट में, अच्छा बाइल सॉल्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइल पिगमेंट में क्या क्या होता है, तो ये होते हैं बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इनका काम आप ये समझ लीजिए कि इन्हीं के ब्रेकडाउन से बहुत सारे सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे ईस्टरकोबिलिन, यूरोबिलिन, जो हमारे यूरिन और फीकल मैटर दोनों को कलर देने का काम करते हैं। यानी हमारे यूरिन और फीकल मैटर का जो कलर होता है वो बाइल पिगमेंट की वजह से होता है, और इमल्सिफिकेशन कौन करता है, तो वो बाइल सॉल्ट करते हैं। तो बाइल जूस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है ताकि फैट का डाइजेशन ठीक तरीके से हो सके। साथ ही साथ ये क्या करता है, तो ये हमारे यूरिन और हमारे फीकल मैटर स्टूल को कलर देने का काम भी करता है, इसलिए बाइल जूस इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आता है, अब बाइल जूस अपना काम यहां कर देता है, तो पैनक्रियास से फिर पैनक्रियाटिक जूस आता है। पैनक्रियास से क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आएगा। पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों, क्योंकि यहां पे बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एंजाइम्स ऐसे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करेंगे, ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करेंगे, और ये फैट को भी डाइजेस्ट करेंगे। यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन, या इसको पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी कहते हैं, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलोप्सिन या इसको पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये वो एंजाइम्स है जो यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पाए जाते हैं। उसके बाद फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन फैट को डाइजेस्ट करेगा,
एमाइलोक्सिन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये किसको डाइजेस्ट करेंगे? तो ये डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन को। इस तरीके से तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे बाइल जूस भी आकर के अपना काम कर गया, ठीक है, और उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस भी आकर के अपना काम कर गया। अब ये फूड आगे बढ़ेगा, पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजुनम रीजन में। तो जिजुनम रीजन पे फिर पहुंचने के बाद क्या होगा? देखिए डाइजेशन अभी स्मॉल इंटेस्टाइन ही चल रहा है, इसमें कहां पढ़ेंगे? जिजुनम रीजन में पढ़ेंगे, डाइजेशन इन जिजुनम रीजन। तो जिजुनम रीजन में होगा क्या? यहाँ पे भी एक ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड को कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से भी सिक्रेशन निकलता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। और एंजाइम्स कौन कौन है? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यहाँ पे भी तीनों को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के 3 एंजाइम, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यहां पे होता है इरेप्सिन और डाइकाइनेसिस, और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो यहाँ पे भी इस तरीके से तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के एंजाइम पाए जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजुनम रीजन तक पहुंचते पहुंचते फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजुनम रीजन तक सारे डाइजेशन की प्रोसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? ये हो गया जिजुनम, डिडुनम, जिजुनम, और उसके बाद फिर ये इलियम रीजन। और इलियम में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत खास स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस खास स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई। खास स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। विलाई किस में हेल्प करती थी? तो विलाई हेल्प करती थी एब्जॉर्प्शन में। विलाई किस में हेल्प करती थी? तो विलाई हेल्प करती थी एब्जॉर्प्शन में। ये है हम लोगों का कुछ अरेंजमेंट, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद अब वो न्यूट्रिएंट्स आगे आएंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट से क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट से बन गया ग्लूकोज। प्रोटीन से क्या बन गया? प्रोटीन से बन गया एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और फैट से क्या बन गया? तो फैट से बन गया फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, ये क्या थे? ये लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, और ये क्या थे? आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन होने के बाद इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम रीजन में, और विलाई के द्वारा ये सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कौन करता है? विलाई। विलाई के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो क्या क्या हो गया? इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, और क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। एसिमिलेशन क्या है? तो यहां से ब्लड वेसल्स लगी रहती है बहुत सारी, ये ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक जाते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के हर एक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स का हमारे सेल के पास तक पहुंचा देना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आता है वो क्या है? वो होता है ईजेशन। ईजेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड क्या? ईजेशन। होता यह है कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आगे यहाँ पहुंचता है, यहाँ पे होने के बाद में बहुत सारे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे एंडोपैरासाइट वगैरह पाए जाते हैं, जो कि इस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। यहाँ से किसका किया जाता है?
वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। कभी कभी यहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे फीकल मैटर से या हमारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो फीकल मैटर में वाटर क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और इसी को बोलते हैं डायरिया या डिसेंट्री। तो यहाँ जो हमारे पैरासाइट पाए जा रहे हैं वो वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो बचता है वो आके यहाँ पे इकट्ठा होता है और इसी इकट्ठे हुए ही मटेरियल को अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या फीकल मैटर या स्टूल कहते हैं, जो कि टाइम टू टाइम एनस के थ्रू बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ईजेशन। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग में टोटल डाइजेशन की प्रोसेस होती है। हम लोगों ने स्ट्रक्चर को भी देख लिया और हम लोगों ने फंक्शन को भी देख लिया कि कहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से एंजाइम्स किस किस चीज को डाइजेस्ट करते हैं। पूरा का पूरा फिजियोलॉजी हम लोगों ने देख लिया। एक और छोटी सी चीज बचती है जिसको बोलते हैं डाइजेशन इन अमीबा या न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है? तो आप लोग जानते हो कि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक तरीके का क्या होता है? तो अमीबा एक तरीके का क्या होता है? अमीबा एक तरीके का है प्रोटोजोन। ये मान लेते हैं कि फूड पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अमीबा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोन होता है, ठीक है। फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये किसके थ्रू अपना फूड पाता है? ये पाता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। इस तरीके से इसकी मेम्ब्रेन आगे इनलार्ज हो जाएगी, पीछे का मटेरियल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और एक फीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या? स्यूडोपोडिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्यूडोपोडिया बोलेंगे। आगे क्या होगा? तो आगे ये जो अमीबा है ये स्यूडोपोडिया बना करके इस तरीके से फूड को इनटेक कर लेगा। अब फूड इसके अंदर आ जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और इसका एंडोप्लाज्म वगैरह और एक्टोप्लाज्म वगैरह पाया जाएगा, ठीक है। तो फूड पार्टिकल अब इसके अंदर आ जाएगा, इसको बोलेंगे इंजेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे। अब इंजेक्शन के बाद क्या होगा? तो इंजेक्शन के बाद में ये फूड पार्टिकल इसके अंदर पहुंचेगा। इंजेक्शन के बाद ये फूड पार्टिकल इसके अंदर पहुंच जाएगा। अंदर पहुंचने के बाद में क्या होगा? अंदर पहुंचने ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, और इसके पास आएगा, आप लोग जानते होंगे एक चीज जिसका क्या नाम है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम, सॉरी लाइसोसोम। लाइसोसोम। और ये क्या था? ये हम लोगों का था फूड। तो फूड के साथ आकर के मिलेगा लाइसोसोम, जो कि इस फूड पार्टिकल को, इस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। कौन? लाइसोसोम के थ्रू ये डाइजेशन प्रोसेस होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होंगे, इन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेंगे? इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो फूड पार्टिकल था आफ्टर डाइजेशन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया प्रोसेस? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी जो लाइसोजाइम था, लाइसोसोम था, उसने इस फूड से न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर लिया और उसको एब्जॉर्ब कर लिया, सेल के अंदर तक वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन, यानी उन पूरे न्यूट्रिएंट्स को फैला दिया जाएगा पूरे सेल के अंदर, और पूरे सेल के अंदर फैलाने के बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो कि रेसिड्यू है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का, उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। यानी एसिमिलेशन, इसी के साथ साथ ऐसे समझ लेते हैं कि एसिमिलेशन हुई, और एसिमिलेशन के बाद क्या हो जाएगा? यहां बना देते हैं इसको। एसिमिलेशन के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, ईजेशन। तो इस तरीके से कुछ अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अमीबा के भी अंदर इंजेक्शन की प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स बने थे वो न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से क्या कर लिए गए? अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिए गए। एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको हर एक बॉडी पार्ट तक, या कह लीजिए कि यहाँ बॉडी पार्ट क्या ही होता है, या ऐसा कह लेते हैं कि इसके हर एक बॉडी पोर्शन तक, बॉडी के हर एक हिस्से तक इस पूरे न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। न्यूक्लियस है इसका, इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचता था कॉन्ट्रैक्टाइल या फूड वैक्यूल के फॉर्म में, जो कि बचा हुआ रेसिड्यू था, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ईजेशन।
तो इस तरीके से लाइफ प्रोसेसेस का जो फर्स्ट पोर्शन था न्यूट्रिशन, वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। किसमें किसमें? प्लांट के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर और अमीबा के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी, जो इसका लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड पोर्शन है रेस्पिरेशन, उसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।